नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मुद्दे की बात। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े आदिवासी युवा नेता हैं और उनकी अपनी एक उपस्थिति है। राहुल गांधी की टीम के खास सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के कई पदों पर रह चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो वन मंत्री भी रहे। इसके साथ साथ पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी दी हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे, झारखंड के प्रभारी भी रहे और हाल ही में जब झारखंड में संकट आया तो पार्टी ने उन्हें दिल्ली भेजा। बतौर उमंग सिंगार सीएलपी लीडर के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति भी दी है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाना है, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना है, इसे लेकर खुद उमंग सिंगार क्या सोचते हैं? इस वक्त उमंग सिंगार हमारे साथ मौजूद हैं। उमंग जी, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। जी उमंग सिंगार साहब, आप बड़े चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों के लेकर, क्योंकि आप कभी किसी की चिंता नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते और जो हकीकत होती है वो बोल देते हैं, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि जो सच है उसे बोलो और उसमें डरना क्या। अब सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर है। बीजेपी की सारी टिकटों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में अब तक बात बन नहीं पाई है? कहां उलझी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मनोज जी। चूंकि पहले 10 सीटें डिक्लेयर हो चुकी है, बाकी जो 29 सीटें बची है, 19 सीटें, तो मैं समझता हूं कि चूंकि कल सीसी हो चुकी है तो उसमें से 10 से 15 सीटें आज भी शाम को 1-2 घंटे में जारी हो जाएगी। तो ऐसी कोई डिले वाली बात नहीं है। एक बात गौर करने वाली बात है, आपने एक विषय उठाया और वो विषय उठाया कि बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए। आपने कहा कि दिग्विजय सिंह को भी चुनाव लड़ना चाहिए, जीतू पटवारी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये ख्याल अचानक दिमाग में कहां से आया? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा ऐसा सोचना है कि जब ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थितियां हैं और पार्टी में सभी लोगों ने इतने सालों से, कोई मंत्री रहा, पूर्व मंत्री रहे, और सभी की भावना थी कि हम पार्टी में अपना योगदान दें और चुनाव लड़े, तो ये अच्छी बात है। इसी तारतम्य में मैंने मेरी भी बात करी थी, जीतू पटवारी जी की बात करी, सबकी, कि हम लोग सबको लड़ना चाहिए। अब पार्टी ने जो निर्णय लेना है, पार्टी को लेना सर्वोपरि है। तो उसमें से कई लोगों को टिकट भी मिला। आने वाले अभी शाम की सूची में आपको दिख भी जाएगा। बैठकों में, भाषणों में, कहीं ना कहीं आपकी बातों में दिग्विजय सिंह का जिक्र आ जाता है। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है, या यूं कहें कि दिग्विजय सिंह को आपसे ज्यादा प्यार है? देखिए, दोनों को एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई बात है। ठीक है, राजनीति को सब करते हैं तो विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। ये मैंने पूर्व में भी कई बार कह चुका हूं और आज भी इस बात पे कायम हूं। मैं इस बात में करता हूं। और आपने एक बात कही कि मैं अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहता हूं, तो ईमानदारी से अगर नहीं कहूंगा तो फिर बात क्या है? अगर आप अपने परिवार में, अगर पार्टी में अगर कोई बात करते हैं या कार्यकर्ताओं के हिसाब से बात करते हैं, तो उन्हें उनकी भावना के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूं और वही मैं करता हूं। एक बड़ी चीज देखने में आई है, धीरे धीरे दिल्ली या कहें कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में युवा नेताओं को आगे लेकर आ रहे हैं। इसके पहले जो प्रदेशों में बुजुर्ग नेता थे या कई बार के मुख्यमंत्री या लोग थे, वो युवाओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे थे। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में बतौर नेता प्रतिपक्ष आपका नाम आ गया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम आ गया। भले ही पुराने नेताओं को अच्छा ना लगा हो, लेकिन जो स्थिति है कांग्रेस की, उस स्थिति को लेकर, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश तो ऐसा राज्य हो गया है जहां कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है और बहुत दिनों बाद आपकी सरकार बनी, वो भी 18 महीने में, 2 साल में चली गई। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है?
देखिए, आपने 2-3 सवाल कर दिए थे। एक तो ये कहना चाहूंगा कि हर माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में अपने बच्चों को तो आप बढ़ाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो जमीन से उठे हैं उनको अपन भूल जाते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रयास किया, चाहे जीतू पटवारी है, चाहे मुझे हो, ऐसे कई नए युवाओं को उन्होंने मौका दिया। तो स्वाभाविक है कि एक कांग्रेस की नीति भी है। चिंतन शिविर उदयपुर में भी चर्चा हुई थी कि 50 के नए युवाओं चेहरा को लाना है, तो उसकी तारतम्य इस कड़ी में हम लोग आए। तो लेकिन वरिष्ठों का मार्गदर्शन होता है और उसी मार्गदर्शन में हम लोग सब बढ़ रहे हैं। बार बार दूसरी विपक्ष बात, भी यही बात मध्य कहता है, प्रदेश में उमंग साहब, कांग्रेस और के पार्टी के नेता भी यही बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 2 बुजुर्ग नेता हैं वो अपने पुत्र मुंह में इतने ज्यादा हैं कि अपने पुत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें एक दिग्विजय सिंह का नाम आता है, एक कमलनाथ का नाम आता है। देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि सबको अपने अपने अगर पुत्रों को बढ़ाना है तो ठीक है, योग्यता है तो बढ़ा रहे। अब दौड़ में सब रहते हैं, अब पहले नंबर पे तो कोई ना कोई एक आता है। तो मैं समझता हूं कि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, इसमें कोई आपस में दुष्भावना नहीं होना चाहिए कि ये इसको क्यों बढ़ाया, इसको क्यों बढ़ाया। अभी की जो और इस दौड़ बात थी में उसका जो विश्वास परिणाम करता हूं। निकल कर आया वो दोनों पिछड़ गए हैं और आप दोनों आगे निकल गए। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी रहे, कमलनाथ जी को एक काफी लंबा मौका और समय मिला है, उन्हीं के पुत्रों की बात कर रहा हूं। तो वरिष्ठ है, सबको मिला। तो स्वाभाविक है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में पारंगत और काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव की तैयारी कितनी है? कितनी सीटों पर आप मानते हैं कि कांग्रेस अच्छी उपस्थिति दर्ज करेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इतने सालों में मजबूत रही है, इसी कारण कभी दूसरी तीसरी पार्टी कभी बड़े स्तर पे नहीं बन पाई। 1 to 1 हमेशा मुकाबला रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर मजबूत है, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा मजबूती के साथ रखा। तो निश्चित तौर से इसका फायदा हमें लोकसभा में एक नए नेतृत्व के कारण भी, वरिष्ठों के मार्गदर्शन भी, और सभी वरिष्ठ भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। निश्चित तौर से कांग्रेस की सीटें डबल अंक में आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात हमने देखी है, क्योंकि 2018 में जब आपकी सरकार बनी, आप तो उस वक्त वन मंत्री भी थे, तमाम ऐसे नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे जिन्होंने सरकार के प्रति अपना गुस्सा भी दिखाया, और उसी गुस्से में ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे विधायकों को लेकर बाहर निकल गए, बाहर चले गए। क्या आप उस क्षण को, उस पल को और उस दौर को मानते हैं कि वो कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और उस झटके से कांग्रेस उबर नहीं पाई? 2023 का परिणाम भी ये बताता है। देखिए, 2 चीज होती है कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत अपनी इच्छाएं होती है, निष्ठाएं होती है, अपने व्यक्तिगत लाभ होते हैं, और कुछ होते हैं पार्टी हित में सोचते, पार्टी के अनुसार चलते। तो मेरा सिंधिया जी के बारे में यही सोचना है कि ठीक है, कोई मतभेद थे तो आपको बैठ के उसको निपटाना चाहिए, लेकिन पार्टी छोड़ के आप जा रहे हो। यहाँ एक सबसे प्रथम पंक्ति के नेता थे और वहां भारतीय जनता पार्टी में उनकी कौन सी पंक्ति में कुर्सी लगती है ये आप सब जानते हैं, इसमें बोलने की मेरे को लगता आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आपके निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि पार्टी हित में कई चीजें सोचना पड़ती है। मुझे भी उस समय ऑफर आए, कई चीजें आए, प्रलोभन आए, लेकिन आपको क्या ऑफर है? मैं ऐसी विपरीत परिस्थितियों पार्टी का साथ रहा। आपको भी उस समय ऑफर है? आपको भी बोला गया कि पार्टी में आ जाओ? स्वाभाविक है, अब पोचिंग भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कर रही है, तो सभी से धन बल सब तरह से ऑफर आते हैं, सब तरह से होते हैं, तो ठीक है, सामान्य बात है। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा। जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, चूंकि आपका तो विधायकों से ज्यादा कार्य है जब विधानसभा चलती है, लेकिन एक आंकड़ा जो मैं देख रहा हूं लगातार अखबारों में कि जब से जीतू पटवारी बने हैं, कोई कहता है 6000, कोई कहता है 8000 नेता कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए और अभी भी जा रहे हैं। वो दौड़, वो रेस रुक नहीं पा रही है। ये चिंताजनक है। ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? ये नाराजगी क्यों? नेता क्यों जा रहे हैं? हाल ही में सुरेश पचौरी चले गए, कई और पूर्व विधायक चले गए, कई कार्यकर्ता अभी भी जा रहे हैं।
देखिए, स्वाभाविक है, अब कई लोग अपने निजी कारणों से जा रहे हैं या एक पार्टी के लिए स्वाभाविक रूप से एक चिंतन और मनन का समय है। तो और ऐसे दौर कांग्रेस ने कई बार देखे, जब इमरजेंसी के समय भी सरकारें थी, इंदिरा जी की सरकार उस समय गिरी थी, आप भी जानते हैं क्या स्थिति बनी थी मोरारजी के समय। तो उतार चढ़ाव राजनीति में चलते हैं, आप जानते हैं। तो लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है। आप मानते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है? क्योंकि कई लोग चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में चढ़ रहा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार में पट नहीं रही है, बन नहीं रही है, क्योंकि सीईसी की जो बैठक हो रही है उस बैठकों से भी ऐसी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो तैयारी होकर पैनल में जिन नामों पर सहमति बनाकर जाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष को, वो उस पर सहमति नहीं हो रही, वन साइडेड चीजें चल रही हैं। आपने नाराजगी भी व्यक्त की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई दावेदार होते, कई दावेदार की अपनी अपनी सोच होती, सबके अपने अपने सोचने के तरीके होते, लेकिन फाइनल टिकट तो एक को मिलता है ना, सहमति तो उस पर बनानी पड़ती है। सहमति उस पर बनानी पड़ी। एक बड़ा मुद्दा है, आप कोर्ट में भी लेके गए हैं, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है और नेता प्रतिपक्ष की जो उपस्थिति होनी चाहिए, बहुत सारी नियुक्ति हैं, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है, लोकायुक्त की नियुक्ति है, तमाम सारी चीजें, इसमें आपको नहीं पूछा गया। आप कोर्ट में भी गए हैं, रोक लगाने पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। आपको उम्मीद है कि आपके इस प्रयास से सरकार आपकी बात को सुनेगी या इस नियुक्ति को लेकर कोई स्थिति बनेगी? देखिए, खैर ये विषय के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मनोज जी, देश के अंदर जिस प्रकार से निरंकुश शासन चल रहा है, एक जैसे चाइना में चुनाव नहीं होते लेकिन कम्युनिस्ट शासन चल रहा है, तो वैसे ही हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ नाम की रही है, लेकिन उसके पीछे तानाशाही चल रही है। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे किए जा रहे हैं, नियमों को शिथिल किए जा रहे हैं और मनमानी की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी। अब चूंकि जब लोकपाल हो, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में आपके लोकायुक्त को लेके है, तो उसमें स्पष्ट है कि आपको मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस स्टेट और एलओपी नेता प्रतिपक्ष के तीनों की संयुक्त रूप से मीटिंग होगी, संयुक्त रूप से राय होगी, पैनल बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फैसले लिए जाएंगे। तो सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, सरकार विपक्ष से संज्ञान में नहीं लेना चाहती, विश्वास में नहीं लेना चाहती है। अगर ऐसे लोकायुक्त तरह के महत्वपूर्ण, जिसपे लोकायुक्त ऐसा पद है जिससे सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर नौकरशाही सब पे एक शिकंजा रहता है भ्रष्टाचार को रोकने का, तो सरकार क्या ऐसे किसी लोकायुक्त को बिठाना चाहती है कि जो निष्पक्ष काम नहीं करे, सिर्फ सरकार के हिसाब से चले? तो मैं इस बात को लेके मेरी आपत्ति कि अगर आपको करना है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार करे। आप अगर चिट्ठी भेज दो और इस पर साइन कर दो तो उमंग सिंगार जीवन में कभी नहीं करेगा, सहमति लेना पड़ेगी। तो आम सहमति से ही लोकायुक्त बनेगा मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ। सिंगार साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र की एजेंसियां काफी काम कर रही हैं। ईडी अलग अलग जगह हमने देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली का उदाहरण सबके सामने, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा उतना नहीं हो रहा है, जबकि भ्रष्टाचार की शिकायतें उसमें आती हैं। अभी हाल ही में बीजेपी की 20 साल की सरकार हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके टाइम पे कई सारे मामले आए, व्यापम जैसा मामला आया, ई टेंडरिंग का भी मामला सामने आया, मंत्रालयों में आग लग रही है। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो वहां कम नहीं है। अब अगर भ्रष्टाचार वहां कम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं और कैसे इसकी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर अदालत तक? देखिए, आप समझते हैं कि किस प्रकार से देश के मीडिया को, प्रदेश के मीडिया को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा का मीडिया कह सकते हैं, जो बीजेपी से जुड़ा मीडिया है, वो किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार की खबरें दिखाते, ध्यान भटकाते। मैं सभी मीडिया के लोगों को नहीं कहना चाहता हूँ, कई निष्पक्ष है जो इस देश की बात करते हैं। और मैं भी इस बात का मानता हूँ कि मैं पार्टी के साथ
उससे सर्वोपरि मेरे लिए देशभक्ति है और देश महत्वपूर्ण है। तो मेरा सोचना है कि कोई भी चीज को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोगों को, चाहे आम व्यक्ति को, देश हित में सोचना चाहिए, देश हित पे फैसले करना चाहिए और विचार करना चाहिए। अगर देश में कुछ गलत हो रही है, अगर आप घर में बैठे हो, सिर्फ टीवी देख रहे हो, तो आप सिर्फ मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन देश के लिए चिंतन भी करना पड़ेगा, देश के लिए आपको आगे भी आना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अगर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे मध्य प्रदेश में हैं, तो उसे लेकर बतौर नेता प्रतिपक्ष आप कैसे उठाएंगे? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि अभी गया विधानसभा सत्र हुआ, उसमें हमने नल जल जीवन की जो योजनाएं थी, प्रदेश का सबसे बड़ा 20 से 25 हजार करोड़ का घोटाला है ये। एक एक योजना जो 2-2 करोड़ की, 1-1 करोड़ की है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पाइप फूट गए, योजना चालू नहीं हुई कई गांव में। ऐसे हजारों गांव हैं जिसके अंदर आज स्थिति है। तो ये करप्शन खुलेआम हो रहा है। हम लोग इस पे विधानसभा में भी चर्चा कर रहे हैं, हमने वॉकआउट भी किया और निश्चित तौर से संगठन के माध्यम से, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो इसको हम पदयात्रा के माध्यम से जन तक, वार्ता तक पहुंचाएंगे। और अभी आप खुद देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग को सूची जारी करना पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि जिनका ईडी के छापे पड़े उन्हीं से चंदा लिया। तो खुलेआम अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चंदा वसूली कर रही है, वो लगभग पूरे देश में 6000 करोड़ रुपए आप वसूले, तो ये तो इसको लीगल रूप से किस प्रकार से कर रही है आप समझ सकते हैं कि एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है। तो इसका मतलब आपके पास कोई रास्ता तो बचता नहीं है, क्योंकि केंद्र की एजेंसी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहां केंद्र की एजेंसी आपकी सुनेंगी नहीं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ राज्य में भी आपकी बात को एजेंसी, जो स्टेट एजेंसी है, वो सुनेगी नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प बचता है चाहे वो हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या वहीं लड़ाई लड़ी जाएगी? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, या चाहे आम व्यक्ति हो, ये हर आम व्यक्ति की लड़ाई है। हर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार इसलिए रहा क्योंकि बोलना नहीं चाह रहा। अगर एक पार्टी बोलती है तो कोई मुख्यमंत्री बोलता है, उसको जेल में डाल दिया जाता। तो आम जनता को देखना पड़ेगा कि निष्पक्ष रूप से देश में लोकतंत्र है। आज महंगाई बढ़ रही है, उसको लेके आज ध्यान भटका दिया जाता आप धर्म की तरफ, लेकिन आम व्यक्ति धर्म से, व्यक्ति महंगाई से जूझेगा कि घंटी बजाएगा। 5000 रुपए आप किसान को देते हो सम्मान राशि, 5000 में मैं देश के किसान से पूछना चाहता हूं, किसका 5000 में घर चलता है पूरे 12 महीने? तो आप मुद्दों से भटकाना चाहते हो, लेकिन आम व्यक्ति को ना रोजगार मिल रहा है, ना युवाओं के लिए 2 करोड़ की गारंटी दी इन्होंने, युवा आज तक नहीं मिला। गंगा सफाई, क्या आपने इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, आपकी हुई गंगा सफाई? तो गारंटी पे गारंटी दे रहे भाजपा सरकार, मोदी गारंटी के नाम पे। प्रदेश में सरकार ने दी घोषणा पत्र में 3000 रुपए हम देंगे हर लाडली बहना, कहां मिले? एमएसपी को लेके इन्हें गारंटी दी घोषणा पत्र में। मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके कि ये हमारे रामायण गीता की तरह हमारा घोषणा पत्र है। तो भाई, आप घोषणा पत्र, आज 100 दिन हो गए, तबादला उद्योग चला, करोड़ों रुपए आप लेन देन हुए। उद्योग तो आपकी सरकार में चलता था, बीजेपी की सरकार में तो ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। तो घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन इनको पूरे करना चाहिए कि भ्रष्टाचार करना चाहिए, तो भ्रष्टाचार चल रहा। और मैं तो कई ठेके मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के अंदर कई ठेके आपको समय आने में बताऊंगा कि किस प्रकार से हायर रेट पे दिए जा रहे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं वो इस देश में सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाला वर्ग है, जिसके पास आज भी सुविधाओं का अभाव मौजूद है। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं और छत्तीसगढ़ से ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में है। आप धार से आते हैं, वो पूरा बेल्ट है, धार, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, ये पूरा बेल्ट है जो आदिवासियों का। इसके अलावा मंडला और बालाघाट के आसपास भी है। क्या आप मानते हैं, जिस तरीके से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति बेहतर हुई है, मध्य प्रदेश में भले ही पेसा एक्ट लागू हो गया हो और वनों पर अधिकार उनको मिल पाया है,
उस पेशा एक्ट के तहत जो अधिकार, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए वो मिल पाए हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्रांडिंग करती है कि हमने इस वर्ग के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, एसटी के लिए किया, एससी के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात करी पेशा कानून में, जो पेशा कानून में जो अधिकार थे, अगर वहां पर गांव में बैठ के ग्राम की सुरक्षा समिति निर्णय करेगी, उन झगड़ों को निपटाएगी, तो क्यों आज आदिवासी क्षेत्रों के अंदर थाने, क्यों आदिवासी क्षेत्रों में रोज थानों में रिपोर्ट हो रही? तो मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, क्यों नहीं संज्ञान लेते? पेशा कानून सख्ती से लागू। क्यों आज करप्शन हो रहा है थानों पे, कई थानों पे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र पे चले आओ, पेशा कानून का ईमानदारी से नहीं हो रहा। अरे आप तो इतना पूछ लीजिए कि वहां पर कितनी उनकी जो पंचायत में पेशा कानून की सोसाइटी है, समिति में कौन सा रजिस्टर्ड उनकी एंट्री हो रही है, कौन सा वहां टीआई जा रहा है, कौन सा सब इंस्पेक्टर जा रहा है। तो ये सिर्फ बैनर पोस्टर की सरकार है, ये सिर्फ आदिवासियों से वोट लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों के लिए अधिकार देना नहीं चाहती है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन के अधिकार कहां देते हो? आप मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा? तो जंगलों क्या की आप आज उनकी पैदावार लड़ाई लड़ेंगे? है। क्या आप उन तमाम इलाकों में जाकर उन चीजों को सामने रखेंगे? 100 कि मैं उस वर्ग से आता हूं, चाहे विधानसभा के माध्यम से, चाहे उस क्षेत्र में जाने के लिए मध्य प्रदेश के हर कोने में मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, जाऊंगा और उन आदिवासियों की और दलितों की और गरीब की, उन पिछड़ों की, उनकी सबकी बात गारंटी के साथ उठाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उमंग सिंगार जी, आप हमारे साथ रहे, तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भविष्य में आने वाले समय में भी आपको शुभकामनाएं कि आप कांग्रेस को मजबूत कर पाएं। अगर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता आपके साथ, खासकर बुजुर्ग नेता आपके साथ खड़े हो गए तो कुल मिलाकर उमंग सिंगार थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।